नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे देश के भीतर के पाकिस्तान पर हो रहे सरकार के स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार के पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब सीमा के भीतर के पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए की पहचान कर उसे ठिकाने लगाया जा रहा है। देश की सरकारी एजेंसियां पाकिस्तान परस्त सोच रखने वालों के साथ साथ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चुग रही है और चुग चुग कर उसे अपने ठिकाने पर पहुंचा रही है। दिल्ली से 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को कल गिरफ्तार किया गया और उसे उसके असल ठिकाने भेजने की तैयारी चल रही है। घुसपैठियों की पहचान कर उसे डिपोर्ट करने का काम तो करीब 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा पर बने अवैध मस्जिदों को भी बुलडोज कर दिया गया। कल मुंबई के पाकिस्तान पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। मुंबई का इस्लामीकरण करने वाले की चाह रखने वाले बाबा सिद्दीकी के इलाके में बीएमसी और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों से भी कल बस्ती खाली करवा ली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब 100 बांग्लादेशी को सीमा पार पुशबैक किया गया। 40 को अंडमान के समुद्र के रास्ते बांग्लादेश रवाना कर दिया गया। 38 बांग्लादेशी घुसपैठिए को बीएसएफ ने बंगाल की सीमा सुंदरबन में छोड़ दिया, जिसे बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। असम के डिटेंशन सेंटर मटिया से करीब 102 रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार भेज दिया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल सभी जगह घुसपैठियों की पहचान हो रही है और उसे उनके ठिकाने भेज दिया जा रहा है। ऑपरेशन पुशबैक के तहत घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है, कानूनी कार्रवाई का इंतजार किए बिना, क्योंकि यह कानूनी कार्रवाई जानबूझकर लटकाने और भटकाने वाली होती है। इसलिए बिना कानूनी कार्रवाई का इंतजार किए और सीधा पहचान होने के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस पुशबैक कर दिया जा रहा है। लेकिन भारत में इन घुसपैठियों के रहनुमाओं की भी कमी नहीं है। घुसपैठियों के मानवाधिकार की बात कर लोग सरकार की कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। अंडमान के जरिए 40 घुसपैठियों को समुद्र के रास्ते बांग्लादेश भेजने के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा दी गई, जिस पर अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होनी है। देश में अब तक करीब 8000 घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई हो रही है और करीब 1 महीने के भीतर ऐसा लग रहा है कि पूरे 8 के 8000 को उसके ठिकाने पर भेज दिया जाएगा। लेकिन सुदर्शन न्यूज के पास जो आंकड़ा है घुसपैठियों का, उसके मुताबिक करीब 50 लाख घुसपैठिए केवल महाराष्ट्र में ही शरण लिए हुए हैं। बाकी पूरे देश में करोड़ों घुसपैठिए हैं जिनकी पहचान करना अभी बाकी है, जिन्हें वहां के मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां पहचान देकर अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। यही हाल पश्चिम बंगाल का भी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या घुसपैठियों ने भारत में बसा रखा है एक और पाकिस्तान। क्या मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को दे रहे हैं सुरक्षित ठिकाना। क्या घुसपैठिया मुक्त भारत बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या घुसपैठियों को आश्रय देने वाले और उन्हें वोट बैंक बनाने वालों पर भी कार्रवाई जरूरी है। क्या ये घुसपैठिए ही है जो आतंकियों के स्लीपर सेल बने हुए हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है ये घुसपैठिए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर मुंबई की है, जहां रेलवे की सरकारी जमीन पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने अवैध कब्जा कर लिया। जहां घुसपैठियों ने अपनी अवैध बस्तियां बसा रखी थी, जिनके अवैध ठिकानों पर अब बुलडोजर चल चुका है। अवैध रूप से पैर पसारते इस इस्लामीकरण की साजिश पर सुदर्शन न्यूज ने पूरी सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे अबू आजमी और बाबा सिद्दीकी वोट बैंक के लिए मुंबई में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे थे। रेलवे की जमीन पर घुसपैठियों के कब्जे के खिलाफ धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी की मुहिम के बाद अब उन अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। अगली तस्वीर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे।
दिल्ली से पहले ये सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए नूह में रहकर काम कर रहे थे। पकड़े गए इन 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर से सीमा पार आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारत सरकार हिंदुस्तान में छिपे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का सफाया कर रही है। भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार ने ऑपरेशन पुश बैक चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ घुसपैठियों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, बल्कि घुसपैठियों को उनके मुल्क चुग चुग कर वापस भेजा जा रहा है। देश के भीतर छिपकर भारत को खोखला कर रहे इन दीमक बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत में इस्लामीकरण की साजिश के साथ साथ जिहादी एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं, जिनकी बढ़ती संख्या से देश के कई शहरों में हिंदू दिखने तक बंद हो गए। आज मुंबई का माहिम और कुर्ला मिनी पाकिस्तान बन चुका। दिल्ली में आज भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का गिरोह काम कर रहा है, जो सड़कों पर भीख मांगने और लोगों को धमकाने के साथ अतिक्रमण करके कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने एक हिंदू महिला को दौड़ा दौड़ा के सड़क पे पटक पटक के मारा था। मेट्रो में एक अवैध बांग्लादेशी मोहम्मद सलीम को जेब काटते पकड़ा गया। पिछले महीने गुजरात पुलिस ने भारी संख्या में उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था जो चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। देश में बढ़ती बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तादाद देश के संसाधनों के साथ साथ हमारी सभ्यता के लिए भी खतरा है, जो देश में बढ़ते अपराध की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए जब देश में फैली इस गंदगी के खिलाफ भारत सरकार ऑपरेशन पुशबैक नाम से सफाई अभियान चलाती है, तो बौखलाहट में वामपंथी कुनबा इसे मानवाधिकार हनन बताता है। लेकिन भारत के 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। इसलिए भारत किसी भी शरणार्थी को अपने देश में बसाने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत अपने यहाँ किसी बांग्लादेशी या किसी भी घुसपैठियों को बसाने के लिए किसी प्रोटोकॉल का या किसी भी समझौते का हस्ताक्षर वो नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर किसी भी घुसपैठियों को बसाने के लिए या शरणार्थी को शरण देने के लिए इस भारत बाध्य नहीं है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर केवल शरणार्थी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे और आपके बीच में इस तरीके से घुल मिल के रह रहे हैं कि उसकी पहचान करना मुश्किल है। इसीलिए हमने कहा कि चुग चुग के निकाला जाए। जिस तरीके से चिड़िया दाने को चुगती है, उसी तरीके से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या के घुसपैठियों को चुग चुग करके एकत्रित किया जा रहा है, उसे उनके ठिकाने लगाया जा रहा है। हमारे साथ टीएमसी के एहतसाम हक हैं, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पे, और नेहा जी हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। नेहा धवन जी, दोनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं नेहा जी आपसे करना चाहूँगा। नेहा जी, ये जो घुसपैठी हैं, घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है और लगातार कार्रवाई हो रही है, पूरे देश में हो रही है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक भी बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि यह जो घुसपैठियों के आधार पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इन घुसपैठियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं देश के लिए? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन चलाई जानी चाहिए। बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और आपने मेरे मन की बात जो है अभी कही है। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से 7 डेलीगेशन बनाए गए फॉरेन में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात थी, तो मैं हर मीडिया चैनल पर, हर डिबेट में ये बात कह रही थी कि जिस तरह से हम पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, उस तरह से जो भारत अंदर रहने वाले लोग हैं, अपने आप को भारतीय कहते हैं, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, लेकिन भारत को खोखला करने का, भारत को सुरक्षित करने का और भारतीयों के साथ में दगा करने का काम करते हैं, उन लोगों को भी बेनकाब करने की जरूरत है। और आपने वही बात कही कि ऐसी विपक्षी पार्टियां
आज बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कौन सी ऐसी पार्टियां हैं नेशनल और कई राज्यों की ऐसी पार्टीज हैं जो भारत के साथ भारत के एजेंडे पर खड़ी नहीं होती हैं, लेकिन अन्य देशों के चाहे कोई भी एजेंडा हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, चीन का हो या अमेरिका का भारत के खिलाफ एजेंडा हो, ऐसे यूएई का हो, ऐसे उन एजेंडे के साथ वो खड़ी नजर आती हैं ऐसी पार्टियां। मैं विशेषकर यहाँ पर नाम लेकर ये बात कहना चाहूंगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सपा है, ऐसी कितनी टीएमसी है, ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो देश को खोखला करने का काम भी कर रही हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ये बात जग जाहिर है कि ऐसे जो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में हैं। मैं आपको 2016 तक का आंकड़ा अगर बताऊं तो 2 करोड़ का आंकड़ा था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो भारत देश में है, लेकिन अब 2025 आ चुका है और ये आंकड़ा न जाने कितना बढ़ोतरी हो चुकी है आंकड़े में, और 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियों को भारत में जगह देने का जो काम किया वो पुरानी सरकारों के समय में शुरू हुआ था। मैं यहाँ पर बात बिल्कुल करना बिल्कुल आप चाहूंगी सही कि कह रहे हैं। 2 करोड़ तो 2 करोड़ का जो आंकड़ा नेहा जी आप बता रही हैं, लगातार इनकी आबादी बढ़ भी रही है, क्योंकि ये जो है लगातार जो है शादियां कर रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, खासतौर पे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए इंटेंशनली अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। हमारे साथ अविनाश जी भी जुड़ गए हैं और एहतेशाम जी भी है। जी नेहा जी। स्ट्रेटेजी के अनुसार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो समावेश किया जा रहा है और ये सुयोजित प्लानिंग के साथ चल रहा है कि कितने लोग हरियाणा जाएंगे, कितने लोग उत्तराखंड जाएंगे, कितने लोग महाराष्ट्र में सेटल होंगे, कितने लोग देश की राजधानी दिल्ली में सेटल होंगे, पूर्ववर्ती जो हमारे राज्य है वहां पर कितने लोग सेटल होंगे, ये सब प्लानिंग के साथ चल रहा है। ये कोई खेल ऐसा नहीं है कि कोई अनजाने में ही घुसपैठ जो है वो तंग आकर, बांग्लादेश से लोग तंग आकर इस तरफ आ रहे हैं, वहां की सरकार से तंग आकर आ रहे हैं, नहीं, ये सब प्लानिंग के तहत चल रहा है। और इसमें बाहर की ताकतें और देश विरोधी जो देश के अंदर रहने वाली ताकतें हैं, उन दोनों का ही संयुक्त प्लान है वो एक्टिव है। और बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है। सब जो है अचानक नहीं हुआ, ये सब एक प्लानिंग के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से इनको बसाया जाता है, डेमोग्राफी चेंज करवाई जाती है और वहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक तौर पे जो देश पे कब्जा करने की जो कोशिश है, उस रणनीति का या कहे जो उस एजेंडे का ये सब हिस्सा है। हमारे साथ एहतेशाम जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, टीएमसी के समर्थक हैं। एहतेशाम जी, ये बातें आप भी सुन रहे हैं जो नेहा जी कह रही थी, और ये जो कह रही थी ये इल्ज़ाम आपकी पार्टी पर भी लगता है, टीएमसी पे भी लगता है, समाजवादी पार्टी पे भी लगता है और कांग्रेस पार्टी पे भी लगता है। तीनों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि यह जो घुसपैठियों को संरक्षण देने का जो मसला है, और ये घुसपैठिए जो इतने दिन से यहाँ पर रह रहे थे, इनकी आबादी जो इतनी बड़ी है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार है जो इनको वोट बैंक बना करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाती है। और टीएमसी पे भी ये इल्जाम है कि ऐसे लोगों को ये अपना वोट बैंक बनाती है और अपनी राजनीति करती है। क्या ये वोट बैंक के चक्कर में देश के साथ गद्दारी नहीं है? एहतेशाम। देखिए मुकेश कुमार जी, सबसे पहले मैं तमाम लोगों को सुदर्शन चैनल पर बैठे हुए हमारी बहन नेहा धवन जी, हमारे अविनाश जी बैठे, मैं और तमाम व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो विषय है कि ऑपरेशन पुशबैक के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, जो जिसका एड्रेस समझ लीजिए हमारे मुकेश भाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी नेहा बहन जी जिस हिसाब से तमाम अपोजिशन पार्टियों का नाम गिनवाया है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समझ लिए अभी आपके द्वारा इसमें टीएमसी भी शामिल है, कहीं ना कहीं समझ लिए ये एक विपरीत राजनीति, ये अपोजिशन को इस तरह से माने इसमें जोड़ा जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मुकेश जी कि भारत में सरकार अभी पिछले 11 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो 11 साल से बीएसएफ जो आता है वो केंद्र के अंतर्गत आता है। तो क्यों ये, इसका तो जिम्मेदार मैं समझता हूं, मैं नेहा बहन जी हमारी बैठे हुए, इसका तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होंगे। जो अगर घुसपैठिया बांग्लादेश के जरिए जो हमारे देश में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप खुद अभी चैनल पर बैठे हुए, सुदर्शन टीवी चैनल पर बैठे हुए, आप इस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इस बात की जानकारी बहुत बार हम लोगों ने दी है कि बांग्लादेश में जो बॉर्डर है जहां से आती है, वहां पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। फेंसिंग के लिए आपकी सरकार जमीन नहीं दे रही है। नेहा जी जवाब देंगी आपको।
मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। 1998 से 1999 वर्षों से अगर सरकार को देश से निकालने का काम कर रही है, इनको बचाने का काम किया आप लोगों ने, लेकिन इनको घर वापसी भेजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज अगर उनका स्पोर्ट घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, आज बीएसएफ के द्वारा अगर इनको वापस भेजने का काम हो रहा है तो वो मेरी सरकार के समय में हो रहा है। आपके समय में चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उनकी सरकारों के समय में कितने आपके राज्यों में घुसपैठियों को पकड़ा गया, थोड़ा इसका भी ब्यौरा दे दीजिए। इतना यही ममता बनर्जी स्पीकर के ऊपर फाइट फेंक रही थी। मुकेश जी, मुकेश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमें बोलने का जब मौका दिया जाए तो मेरे बीच में इंटरप्ट कोई नहीं करे और कृपया हमें की बात नहीं, आपने सवाल किया था इसलिए आपका जवाब दे रहा था, आपको कोई बीच में नहीं बोल रहा है। आप बोलिए, अपनी बात पूरी हो गई हो तो मैं सैयद इकबाल अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनके पास जाऊंगा। अगर आपकी बात पूरी हो गई तो मैं इकबाल साहब से भी यही सवाल पूछूंगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। पार्टियां के तमाम नाम हमारे बहन ने गिनवाई है, नेहा धवन जी, मैं उसी के हिसाब से केंद्र सरकार में जो चला रहे वो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी, जिसके समझ लिए प्रधानमंत्री हम सब के नरेंद्र मोदी जी है, तो ये तो अपने आप को ये समझ लिए कि सामने में आपने स्पष्ट कर दे रहे कि इसमें हमारी जो है कहीं न कहीं भूल है, हमारी मिस्टेक है। और आपने कहा कि पहले के सरकार 1998 और 1999 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार से, उसके बाद में 1999 के बाद में 5 साल मुकम्मल कार्यकाल जो पूरा किया है वो भी भारतीय जनता पार्टी किया है। तो हम समझते हैं इसमें तो लंबी साजिश अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के समझ लिए लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, जो इस तरह के लोगों को इस तरह से किया जा रहा है। भारत की सरकार 98 से लेकर के 25 तक की है, लेकिन मैं भारत की सरकार को 47 से गिना, 1947 से लेकर के 2025 तक का जो समय पीरियड है, इस दौरान क्या क्या हुआ, इतिहास अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गिरेबान में क्या है। आप इतिहास को जानबूझ करके छुपा करके सेलेक्टिव चीजों को बता करके अपनी बात रखना चाह रहे हैं, इसी से हमारा विरोध है। हमारे साथ दूसरे मेहमान अशोक यादव जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। इकबाल जी के पास मैं चलता हूं। इकबाल साहब, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि आपकी पार्टी भी जो है, उन पर भी ये आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में मुसलमान अपने देश का है या मुसलमान बाहर का है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। सिर्फ इसका ध्यान रखा जाता है कि मुसलमान है, ये मुझे ही वोट देगा, और उसके आधार कार्ड बन जाते हैं, उसकी पहचान बना दी जाती है और वोट बैंक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। क्या कहेंगे? मुकेश जी, मेरा नाम सैयद इकबाल अहमद है। जी, सैयद इकबाल अहमद। एक बार मैं कहूँगा जो नाम अहमद साहब का सही करें। जी, तो कहने का जो आपका है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग घुसपैठ कर रखते हैं, तो इससे पहले भी बीजेपी की सरकारें रही हैं, और आपने कहा सन 47 से मैं जोड़ रहा हूं, तो सन 47 से अगर जोड़ रहे हैं आप हैं, तो क्या ये 11 साल की जो सरकार थी मोदी जी की, इनके 11 साल में इनके जो बॉर्डर हैं, ये कैसे इन्होंने रोक लगाई है, कैसे रोक रखा है, जो लोग अंदर आ जा रहे हैं, घुसपैठ कर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चूक तो हमारे सरकार की है, इसका मतलब है कि वो लोग आके अंदर घुसपैठ कर ले रहे हैं। दूसरी चीज कि इनके आधार कार्ड, बिजली का बिल, और घर कैसे बना, जमीनें कैसे खरीदी गई, रजिस्ट्री कैसे हुई, ये सारी चीजें तो एक न्यायपालिका और संविधान के अंदर रख के देखना चाहिए कि कैसे इस चीज को हम सही और सजो सकते हैं। देश में अब आसाम में चुनाव आ गया, बिहार में चुनाव आ गया, वेस्ट बंगाल में चुनाव आ गया, तो चुनाव आते ही घुसपैठी भी शुरू हो जाते हैं, रोहिंग्या भी शुरू हो जाते हैं, और ये सारी चीजें इससे पहले गायब हो जाती हैं। एनआरसी पे चर्चा 5 साल से हो रही है इकबाल साहब, और आपकी पार्टी उसका विरोध कर रही है। असम में जब एनआरसी लाया गया तो उसका विरोध आपकी पार्टी के, जब पेपर मांगा जाता, आप कह रहे हैं जमीन कैसे खरीद लिया? जमीन तो आपके काल में खरीदा गया ना, रजिस्ट्री तो आपके काल में हुआ, आधार कार्ड आपने बनवाया, बिजली बिल आपने दिया, और जब कागज बीजेपी मांगती है तो आप कहते हैं कि चुनाव आ गया। अरे कागज दिखाने का आप विरोध क्यों? कागज क्यों नहीं दिखाएगा? कागज दिखाने से क्यों भागते हैं? आप बताइए ना, बीजेपी सरकार ने एनआरसी का जब मूल्यांकन करना शुरू किया, गिनती करना शुरू किया, उसमें सबसे ज्यादा कौन निकला? 19,000 कोई भी निकला, कोई भी निकला।
जो सही जो वैध होगा वो रहेगा, जिनके पास पेपर नहीं है वो नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। अरे कौन निकला क्या निकला, जब देखिए बांग्लादेश से कुछ हिंदू भी यहाँ पे आए थे, और हिंदू जो आए जिनके पास पेपर नहीं, उसके लिए CAA बना दिया गया है, उनको अमेंड करके हम रख लेंगे। हमारे हिंदू कहीं भी धरती पे कहीं भी होगा, उसके लिए एकमात्र देश जो है भारत है। तो अगर वो उनके पास पेपर नहीं है तो पर भी उनको रखा जाएगा, कानून बन चुका है उसका। जो लोग नहीं है यहाँ पे, जो जी नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास, नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं इनको इकबाल साहब को मैं जवाब दे रहा था कि इन सब चीज़ों को आप लोग को जानना चाहिए, और मुझे लगता है कि जानते हैं आप, लेकिन जानबूझ करके बताते नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो आपके पॉलिसी को सूट नहीं करता। रोहिंग्या पे बात कर लेते हैं, हम बांग्लादेशियों पे बात कर लेते हैं। हम मणिपुर 2 साल से जल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी मणिपुर का मां बोल रहे थे। बस हो गया नया चीज आप लोग फिर शुरू हो गए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी आप जो है मणिपुर जा रहे थे, अब सिंदूर खत्म हुआ है तो अब आप जो फिर से मणिपुर जाने लगे। मणिपुर में जितना आग आपने लगाया था उसको बुझाते बुझाते इतना टाइम लगा है। नॉर्थ ईस्ट में जो आग आप लोगों ने लगाई थी, उसी आग को बुझाने में, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी तो कहा कि जितने गड्ढे आपने किए हैं गड्ढे को भरने में टाइम लगता है। मणिपुर से बात ही नहीं कर रहे हैं। मणिपुर पे क्यों बात करेंगे, जिस मणिपुर पे हमने बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, आपके साथ नहीं किए लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। और उसमें मैं ठीक है मैं आऊंगा, नेहा जी भी बोल रही हैं, अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनके पास भी चलते हैं। अशोक यादव जी, आपसे भी यही सवाल है और आप पे भी यही इल्जाम है कि आपकी पार्टी भी मुस्लिम परस्ती करती है, और मुस्लिम परस्ती के चक्कर में जो देशद्रोही मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो आपके और हमारे हक को मार रहे हैं, क्योंकि वो अगर किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो हमारी आपको जो मिलना चाहिए, जो देशवासियों को मिलना है, उनके हक को मार रहे हैं, और उसको आप लोग संरक्षण देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वोट देता है। अशोक जी, ये देखिए मुकेश जी, आपने जो सवाल किया मुस्लिम परस्ती, मुझे लगता है कि ये सवाल ठीक नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा जाति धर्म नहीं होना चाहिए जिसके प्रति भेदभाव हो, जिसका उत्पीड़न हो और राजनीतिक दल उस पर बोले न। तो आप अगर किसी के प्रति इस तरह का भेदभाव होगा, मॉब लिंचिंग होगी, हिंसा होगी किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने कहा मुस्लिम परस्ती से मैं अंधा होकर के आप लोग अपना मुसलमान और दूसरा मुसलमान में फर्क नहीं कर रहे हैं। आप जो बांग्लादेशी मुसलमानों को जो दे रहे हैं सुविधा, तो भारत के मुसलमानों का न्याय छीन के दे रहे हैं ना, भारत के मुसलमानों का हक छीन के दे रहे हैं ना, उसमें बंटवारा कर रहे हैं ना। जो चीज इकबाल अहमद साहब को मिलना चाहिए, जो एहतसाम को मिलना चाहिए, वो बांग्लादेशी को दे रहे हैं आप। मैं उसकी बात कर रहा हूं ना। देखिए मुकेश जी, बिल्कुल मुकेश जी, आपने पहला जो सवाल किया मुस्लिम परस्ती, तब मैंने ये जवाब दिया। बोले मुस्लिम परस्ती में अंधे होकर के सारे मुसलमानों को आप एक जैसा, तो आपने जानबूझ करके जो है घुसपैठियों की पहचान नहीं करी, क्योंकि वो आपको वोट देता है, आपका वोट बैंक बना हुआ है। अरे मुकेश जी, देखिए मेरी बात सुनिए। जिस दिन घुसपैठ रुक गई, जिस दिन आतंकी घटनाएं बंद हो गई, उस दिन भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। भाजपा की दुकान आतंकवादी घटनाओं के बदौलत चल रही है। मुकेश जी, आपको याद होगा 14 फरवरी तो पाकिस्तान में भाजपा ने अपना एजेंट बिठा के रखा है। आप ये कहना चाह रहे थे ISI जो है वो भाजपा का जो है वो पाकिस्तानी ब्रांच है, वहां से वो आतंक फैलाते हैं और यहाँ पे ये चुनाव जीतते हैं। अरे क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं आप अशोक यादव जी? पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं आप, जो पाकिस्तान बोलता है वही आप बोल रहे हैं। नेहा जी, नहीं ठीक है, इस तरीके की भाषा, इस तरीके की लॉजिक नहीं चलेगी। कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान की भाषा मध्य प्रदेश में देवड़ा बोल रहे हैं, विजय शाह बोल रहे हैं, और आपका जम्मू कश्मीर का विधायक पठानिया बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। नेहा जी जवाब देंगे। नेहा जी, मुकेश जी मेरी बात हो रही है, ठीक है। मैं एक बार नेहा जी, मैं भूल गया कि अविनाश जी भी हमारे साथ है बीच में, चूंकि बोल रहे थे। अविनाश जी ने सारे प्रवक्ताओं को बोला है और बोला। अविनाश जी क्या कहेंगे आप, जो सारे प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि जो घुसपैठिए की समस्या है वो राजनीतिक समस्या है, राजनीति के कारण जो है ये पनप रही है, बढ़ रही है, और ये जो घाव जो है धीरे धीरे नासूर बन रहा है? मुकेश जी आपको नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को जय श्री राम। जय श्री। देखिए मुकेश जी, कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस की मदद कर रहा हूं। कुछ दिन पहले कांग्रेस कह रही थी कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई बांग्लादेश नहीं, ये पाकिस्तान है, क्योंकि इनका मानना है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। ये जितने भी मुसलमान जो आ रहे हैं वो सारे घुसपैठिए जो है ये पाकिस्तानी है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान हो, वो हमारी धरती के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुओं के बारे में वो क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। उन्होंने अपने दिल में कई दशक से, कई जन्मों से उन्होंने गजवाए हिंद पाल रखा है। ये जितने भी जो घुसपैठिए हैं, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना पल रहा है, वो है गजवाए हिंद का। इनका काम सिर्फ
कूड़ा चुनना नहीं है। इनका काम चाहे स्पाई बनने से लेकर के इनका काम जो है वो वोट देने का नहीं है। आप देखिएगा ये वोट देते देते किसी दिन ये काउंसलर बन जाते हैं। बंगाल में ऐसी कई जगह है जहां पे घुसपैठिए काउंसलर बने हुए हैं। बंगाल में कई ऐसी जगह है जहां पे ये तोलेबाज बने हुए हैं। आप ये जो शहनशाह जो है शाहजहां, ये पता नहीं क्या नाम था शाहजहां, वो कौन है? ये जो इस तरह के जो तोलेबाज जो बंगाल में पल रहे हैं, और बड़ी गजब सी बात है, ये कह रहे थे कि भाई भाजपा की गलती है, 11 साल से सरकार है। मैं बिल्कुल मानता हूं भाजपा की गलती है। आज तक अमित शाह और मोदी ने बंगाल के ऊपर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया है? कौन सी ऐसी दुर्दशा है बंगाल की जो नहीं हुई है? चाहे रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस हो, चाहे पंचायत में आगजनी हो, कौन सा ऐसा कांड है जो बंगाल में नहीं हुआ है? क्या बीजेपी बंगाल को बिल्कुल अब उसके हाल पे छोड़ना चाहती है? मैं बिल्कुल स्वर से स्वर मिलाता हूं कि भाजपा को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, और जितने भी ये पाकिस्तानी हैं जो बांग्लादेशी के नाम पे घुसपैठिए जो हिंदुस्तान में है, उनको चुन चुन के बाहर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। नेहा जी आप बोल रही हैं। नेहा जी आप अविनाश जी का भी सवाल है। सारे 24 परगना में अपना आधार बनवाया इन्होंने, बंगाल में अपना वोटर आई कार्ड बनवाया, और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। बिल्कुल नेहा जी। देखिए मुकेश जी, अभी एक साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि आतंकवाद से भाजपा की दुकान चलती है। मुझे बहुत आपत्ति है इन शब्दों से कि आतंकवाद से भाजपा की दुकान चलती है, या इन गुंडे मवालियों के साथ रिश्ता नाता जोड़ना और पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ में प्रेम प्यार बढ़ाने से आपकी कौन सी दुकान चलती है? जरा उस पर भी पर्दा हटा दीजिए। नेहा जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं अशोक जी के पास चलूंगा। देखिए मुकेश जी, जब से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पुराने कांग्रेस के कार्यकाल से और त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, इन रास्तों से जैसे ही घुसपैठियों की संख्या बढ़ने लगी, उसमें अगर हम देखें तो देश के अंदर कैसे हालात पैदा हुए। लव जिहाद में इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, लैंड जिहाद में इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, आतंकवादियों के साथ में इनकी साठगांठ नजर आती है। ऐसे ना जाने कितने काम हैं जिन कामों में जो देश के खिलाफ है, अवैध काम है, उनमें इनकी संलिप्तता नजर आती है। तो इन लोगों को, यानी कि जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं विपक्षी पार्टियों के, इनको क्या प्रेम है उनसे? क्यों ये भारत के इस साथ एजेंडे के साथ नहीं खड़े होते कि घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे? जब भी हम ये एनआरसी की बात करते हैं तो इनको हिंदू याद आ जाते हैं। अभी जो है टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे या कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्यों हिंदू भी तो घुसपैठिए हैं, हिंदू घुसपैठियों को पास में अगर पेपर्स नहीं होंगे तो उनको क्या बाहर निकालोगे? आपको हिंदुओं से ही आपत्ति क्यों है? आपको इन मुसलमानों से आपत्ति क्यों नहीं नजर आती? बांग्लादेशियों को पाकिस्तान अपना मुस्लिम भाई नहीं मानता, अरब कंट्री वाले पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना भाई नहीं मानते, तो भारत के मुसलमान दुनिया जहान के सभी मुसलमानों को अपना भाई क्यों मानते हैं? जब उनके देश में जाकर भारत के जो मुसलमान पार्टीशन के बाद वहां गए थे, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, तब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भारत के लोग, ऐसे लोग जो भारत में रहकर भारत के संसाधनों का इस्तेमाल कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो खुलकर क्यों नहीं बोलते कि हमारी दुकानदारी, हमारी राजनीतिक दलों की दुकानदारी इन्हीं घुसपैठियों पर ही आधारित है। अगर ये चले जाएंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। मैं अविनाश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव थे तो मेरा भी उन चुनावों में एक योगदान रहा था। नॉर्थ परगना, 24 परगना के अंदर कितनी ऐसी खबरें हमने उजागर की थी कि ऐसे अवैध घुसपैठियों के वहां के टीएमसी के नेताओं ने गलत प्रमाण पत्र बनाकर अपने वोट बैंक बना रखे हैं। हमने ऐसे कितने ना जाने कितने पर्दाफाश किए थे। आज पश्चिम बंगाल के अंदर, असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में और अन्य जगहों पर कितना मुश्किल है आज ये छांटना। जब हम इसकी बात करते हैं कि पेपर चेक करेंगे तो आप विपक्षी दल एक सुर में एक साथ बोलते हो, क्योंकि जितनी विपक्षी पार्टियों का मैंने नाम लिया था यहाँ पर, उन सभी का वोट बैंक का आधार और देश को तोड़ने का आधार केवल ये घुसपैठियों के ऊपर ही निर्भर करता है। और ऐसे चंद लोग, भारत के ऐसे चंद लोग जो भारत की अखंडता, प्रभुत्ता, संपन्नता के खिलाफ हैं,
उन लोगों के पेट में दर्द होता है जब हम इस घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन करते हैं। आप देखिए, मेरा हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और दिल्ली से सटा होने के कारण पिछले दिनों 400 के लगभग बांग्लादेशी हमारे हरियाणा से पकड़े जाते हैं। मेरे लिए बहुत दुखदायी स्थिति होती है जब मेरे हरियाणा में जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, जिनको अभी ऊपर बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी, उनकी रोजी रोटी का काम ये बांग्लादेशी छीन रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में और ऐसे कितने ही राज्यों में, चाहे वो यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आपको अपने भारतीय मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं के साथ में स्नेह क्यों नहीं जगता कि ऐसे घुसपैठी लोग उनकी रोजी रोटी की कमाई को भी खाने का काम कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या बढ़ाकर यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ की सामाजिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। और असल मुद्दा तो वही है नेहा जी की ये डेमोग्राफी को चेंज करके गजवाए हिंद का जो इनका मकसद है, उस मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। अशोक यादव जी कुछ बोलना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे आपका। अशोक जी, अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें जी। हाँ मुकेश जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। हाँ देखिए मुकेश जी, संसद में विपक्ष के नेताओं की ऑडियो दबा दी जाती है, ऑडियो रोक दी जाती है और चैनल पे ये इसके बारे में कितनी बार खुलासा हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या फायदा भाई, लोकसभा अध्यक्ष ने जब इसका खुलासा कर दिया तो इस बात को क्यों आप यहाँ कह रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं? विपक्ष के प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए, आप लोग निवेदन नहीं, आप गलत देखिए। जो चीज पार्लियामेंट के भीतर की बात जो है, पार्लियामेंट के भीतर की बात जो ऑफिशियली है उसको तो आप करेंगे ना अशोक यादव जी। मैं मुकेश जी 10 सेकंड भी नहीं बोल पाया हूँ, आप बोलने लगे, भाजपा के दोनों लोग बोलने लगे, क्या तरीका है? बीच में आप गलत बात बोल रहे हैं ना अशोक जी। क्या मतलब बुलाने का? चलिए ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए आप बाद में आप जब खत्म करेंगे तब बोलिए। मैं ये बात कर रहा था मुकेश जी, मैं कह रहा था कि आतंकवाद के नाम पर, घुसपैठियों को भगाने के नाम पर, घुसपैठियों को रोकने के नाम पर विपक्ष का हर दल सरकार के साथ खड़ा है। और इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। बिल्कुल नहीं, सवाल उठता है। अविनाश प्लीज, अब आऊंगा आपके पास जी। मुकेश जी, जब आतंकी घटनाओं का इस्तेमाल सरकार खुद करने लगेगी सत्ता हासिल करने के लिए, तब हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का वो दिन सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, 24 घंटा नहीं बीता था, मोदी जी पोस्टर बनवा के चले गए वोट मांगने। और क्या कह रहे थे? भाइयों बहनों, आपका पहला वोट पुलवामा शहीदों के नाम पर मिल सकता है क्या? ये इतना मतलब नीचे क्यों नहीं हो सकता? कोई पार्टी क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, आप आतंकी घटनाओं को इस तरह टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ये इस तरीके से वोट नहीं मांगा गया था। इस तरीके से जो आप जो कह रहे हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरीके से वोट नहीं। आपके पास कोई वीडियो है, कोई पोस्टर है तो आप बताइए। आप गलत चीज आप नहीं बोलिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं टीएमसी के एहतसाम जी आपको मैं आऊंगा। मोदी जी का भाषण चला दीजिए, जो उन्होंने दिया था। भाई पुलवामा का जिक्र क्यों नहीं करेंगे? पुलवामा गूगल कर लीजिए। अरे भाई, तो वो अपनी भाषणों में क्यों नहीं जिक्र करेंगे? और आप जो कांग्रेस जो है अलग, अरे देश की सिक्योरिटी, सरकार ने जो किया है वो अपने भाषणों में उसका जिक्र क्यों नहीं करेगी? अगर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ने देश के लिए क्या किया जिक्र तो करेगी ना उसका। इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई है मुकेश जी। हमारे देश मरमाहत था 40 जवानों की शहादत पर, और आप जो राजनीति कर रहे हो, ये कोई सुचिता की बात है मुकेश जी? ये कोई सुचिता नहीं, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लग रहा है। आप अगर कार्रवाई नहीं करते तो यही विपक्ष जो है राजनीति करता। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, स्ट्राइक नहीं करती, तो विपक्ष कहता नहीं कि आपने क्यों नहीं किया, तो वो राजनीति नहीं होती। लेकिन इन्होंने स्ट्राइक कर दिया और दुनिया को बता रहे हैं कि हमने स्ट्राइक किया, हमने आतंकियों को मारा, पाकिस्तानी को उसको सबक सिखाया, तो ये राजनीति हो गई। ये मैं इसको नहीं मानता, देश भी नहीं मानेगा जी। एहतसाब जी कुछ बोलना चाह रहे थे जी। ये सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं मुकेश कुमार जी कि आज आप जो अभी डिबेट कर रहे हैं, आप एक चतुर्थ स्तंभ में एक मीडिया है, तो आप निष्पक्ष होकर के अगर बात कहें तो हमें बहुत, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं टीएमसी वाले, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो पाता हूं ना। मैं आपके साथ खड़ा होकर के मैं आपसे निष्पक्षता का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। एहतसाब जी, आप अपनी बात करें, मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर। सुनिए मेरी बात, जो सुन लीजिए। प्रवक्ता
राकेश यादव जी बहुत सही कह रहे थे कि अशोक यादव जी है वो, मत बुलाया कीजिए। नंबर 2, नंबर 3, हमारे जो अविनाश सिंह जी बैठे हुए हैं राजनीति विश्लेषक के हिसाब से, उनका नाम के आगे राजनीति विश्लेषक लोग लगा हुआ, वो काट करके बीजेपी का प्रवक्ता लगा देना चाहिए। राजनीतिक प्रवक्ता का मतलब होता है, विश्लेषक का मतलब होता है, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है एहतेशाम जी अपनी बात आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए, सब्जेक्ट पे बात कीजिए। मैं सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं। प्रोग्राम का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, दर्शक हमारे देख रहे हैं, दर्शक करेंगे विश्लेषण, आप सब्जेक्ट पे बोलिए। आप उनको मौका दिए और जो डिबेट का मौजू है, डिबेट उस पर बात करें। और मैं आपको भी वही कह रहा हूँ, तो फिर अपोजिशन पार्टियों को मत बुलाइए, फिर आप रहिए और नेहा धवन जी और अविनाश जी है। मैं आपको भी वही बात कह रहा हूँ कि आप जो है प्रोग्राम का विश्लेषण नहीं कीजिए, आप जो जिस टॉपिक पे आपको बुलाया गया है उस पे अगर कुछ बोलने के लिए है तो उस पे बोलिए। तो मैं जरूर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी देखिए देश में इतना बड़ा जो अभी हुआ है उस पे देखिए हमारे भारत की सरकार, सबसे पहले मैं भारत की सरकार की सराहना करता हूं, हमारे तमाम अपोजिशन पार्टियां का, जो जिन्होंने कांधा से कांधा मिलाकर के भारत के हमारे इसका साथ दिया और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ। लेकिन कहीं नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मत क्या साथ दिया, मुझे उसी पे लग रहा है। बात तो आना इकबाल साहब आपको कुछ बोलना है तो मैं चलो फिर अविनाश जी के पास। ठीक है, अब अरे साथ देना और उसके बाद फिर सबूत मांगना, ये कैसा साथ देना? आप तो आपकी भाषा तो पाकिस्तानियों की भाषा है, आप पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी जनता में पाकिस्तान की सेना जो नहीं कह रही है वो आपके नेता कह रहे हैं। अफसोस की बात है काम है सवाल करना और आईना दिखाना आपका काम है, सबसे बड़ी बात है वही आईना दिखा रहा हूं मैं। आतंकवाद से जो शहीद हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को उनके घर जाना चाहिए था, उनके आंसू को पोंछना चाहिए थे, ना कि घर घर सिंदूर भेज के उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए थी, रैलियां करनी चाहिए। आप उनके सलाहकार हो जाएं इकबाल साहब, आप प्रधानमंत्री के सलाहकार हो जाएं, आपसे पूछ के काम करेंगे वो। अब पार्टी बीजेपी भी अपनी रणनीति आपसे पूछ के बनाएगी, प्रधानमंत्री आपसे पूछ के काम करेंगे। जी नेहा जी कुछ बोलना चाह रही थी, नेहा जी। ठीक अविनाश जी मैं आऊंगा, नेहा जी के पास आता हूँ। जी मुझे सच में इस बात की हैरानी आती है कि एक तरफ तो आप एक ऐसा फेस रखते हैं कि हम देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं, भारत की सेनाओं के शौर्य और वीरता के साथ है, लेकिन दूसरे ही पल लेकिन जो एक शब्द है ये इनके मुंह पे चढ़ा हुआ है। और देखिए इनका काम क्या है, विपक्ष का काम है पाकिस्तान के उन वीडियोस को शेयर करना एक्स पर और दूसरे सोशल मीडिया पर जिसमें भारत की सेनाओं पर भारत की सरकार के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगा है। विपक्ष का काम केवल यही रह गया है, विपक्ष का काम साथ देना केवल उस समय था जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कार्रवाई की, जैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया, जैसे ही हमने पाकिस्तान में मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के, आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को जो है निशाना बनाया और सैकड़ों आतंकवादियों को मारा, जैसे ही हमने उनके एयरबेस खत्म किए, जैसे ही हमने उनके ठिकानों पर कार्रवाई की और इनके बोल बदल गए, इनकी भाषा बदल गई, तो इनके ट्विटर पर भी ऐसे वीडियोस आ गए कि पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि भारत की हमने ये मिसाइल खराब कर दी, ये हमने उनका राफेल को तोड़ दिया, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया राहुल गांधी के वीडियो चला के कहती है कि देखिए हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो पाई, जो बात आप कह रहे हैं। हिंदुस्तान को लोगों को झूठ परोसा गया। भारतीय सेना की हर बार कैसे उठा सकते हैं? हर बार आपको सर्जिकल स्ट्राइक की तब आपने प्रश्न चिन्ह उठाया, हमने बालाकोट का जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं वो सवाल जो तीनों सेनाओं के प्रमुख की जो बैठक थी डीजी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था वहाँ पे, वो सवाल पत्रकार की तरफ से पूछा गया था और पूछने के बाद उनका जवाब दे दिया गया और कह दिया गया कि भाई कार्रवाई किस तरह की होती है, देश को सेना जो है वो पब्लिक के सामने नहीं करती है, बाकी चीज़ें सब चीज़ जितने भी सवाल पूछे गए सारे जवाब दे दिए गए। फिर भी राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है वही सवाल, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एजेंट बन के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान पूछना चाह रहा है राहुल गांधी बोल दे रहे हैं।
अविनाश जी। राहुल गांधी मैं देश एक लाइन कहना चाहूंगी। जी आऊंगा, अविनाश जी बहुत देर से हाथ उठा मुकेश जी, मैं खत्म कर लेता हूं। सजाना चाहते हैं। मुकेश जी, ये कोई पहली बार नहीं है पैदा करना कि राहुल चाहते हैं गांधी पूरे जी देश में। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, वो कई ऐसे देश में जाकर के सीधा हस्तक्षेप की उन्होंने मांग की है कि आप आइए और हमारे देश में हस्तक्षेप कीजिए, हमारे डेमोक्रेसी को बचाइए। और आज ये छाती पीट रहे हैं कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट क्यों किया। ट्रंप ने इंडिया के बिहाफ पे अनाउंसमेंट नहीं किया, ट्रंप ने पाकिस्तान के बेस पे अनाउंसमेंट किया। पाकिस्तान ट्रंप के टच में था, पाकिस्तान ट्रंप से भीख मांग रहा था, इंडिया नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मुकेश जी, मैं आगे की बात करता हूँ। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, बल्कि ये ईस्ट पाकिस्तानी घुसपैठिए जो है, इनका इलाज वही 71 वाला करना होगा। ये जितना भी डोजियर बन रहा है, इनको वापस भेजना चाहिए। और अगर बांग्लादेश पे जरूरत पड़े तो इंडिया को अटैक कर करके जो उनका चिकन नेक है उसको काट करके बांग्लादेश को औकात पे लाना चाहिए। अब यही रास्ता बचा है। पाकिस्तान से ज्यादा बिल्कुल अविनाश जी, लेकिन देखिए आप पाकिस्तान से लड़ लेंगे, आप पाकिस्तान से लड़ लेंगे अविनाश जी, आप पाकिस्तान से लड़ लेंगे या बांग्लादेश से भी लड़ लेंगे, लेकिन देश के भीतर में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हुए हैं उससे लड़ना मुश्किल है। और यही वजह है कि आज जो है इस तरह की चर्चा में विपक्ष जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सैयद अहमद साहब, सैयद इकबाल अहमद साहब आपका, अशोक यादव जी आपका, एहतसाम जी आपका, नेहा धवन जी आपका और अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और जो घुसपैठिए पे जो स्ट्राइक इंटरनल शुरू की गई है, पुश बैक का जो कार्यक्रम, जो ऑपरेशन पुश बैक शुरू किया गया है, यह तब तक जारी रहेगा जब तक एक घुसपैठिए को चुक चुक कर उसके ठिकाने पहुंचा नहीं दिया जाता है। जब तक ये घुसपैठिए यहां से बाहर नहीं किए जाएंगे तब तक भारत के भीतर के पाकिस्तान पे कार्रवाई भी संभव नहीं हो पाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।